बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले। इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 3 है मेडिकल फ़िज़िक्स का, जिसमें आज हम बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी लॉस मैकेनिज़म्स में से एक मैकेनिज़्म अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज़ ब्रेमस्ट्रालंग। डियर स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट होता है मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करता है। जब बीटा पार्टिकल्स यानी दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स जब किसी मीडियम के अंदर इंटर होते हैं, तो उस मीडियम के अंदर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये दो तरह की अपनी एनर्जी दो तरह से इस्तेमाल कर सकता है। एक तो एक्साइटेशन के ज़रिए और दूसरी आयोनाइजेशन के ज़रिए। एक्साइटेशन से मुराद ये है कि जब ये मीडियम के अंदर ट्रैवल करता है तो इसका वास्ता उस मीडियम के मुख्तलिफ एटम्स के साथ, यानी उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। बीटा पार्टिकल्स चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जब मीडियम के अंदर इंटर होते हैं तो अपनी एनर्जी को मुख्तलिफ तरह से जो है इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक्साइटेशंस होती हैं उस मीडियम के बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की, किसी एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट तक ट्रांजिशंस मुमकिन होती है, और फिर वहाँ पर उस मीडियम से वो इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद भी करवा सकता है, यानी आयनाइजेशन भी काज कर सकता है। हमने लास्ट टाइम उसके रेंज की बात की थी, हमने स्पेसिफिक आयनाइजेशन की बात की थी, हमने लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र की बात की थी। इस लेक्चर में मैं टू द पॉइंट शॉर्ट से लेक्चर में मैं बात करूंगा ब्रेमस्ट्रालिंग की। ये वो एनर्जी मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से बीटा पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज़ कर सकता है। ब्रेमस्ट्रालिंग क्या है? जर्मन वर्ड है, इसमें दो चीज़ों की कम्बिनेशन है। एक ब्रेमसन जिसका मतलब है ब्रेकिंग, एंड द अदर इज़ स्ट्रालंग विच आर रेडिएशंस। ब्रेकिंग रेडिएशंस यानी जब इलेक्ट्रॉन या कोई और चार्ज पार्टिकल, इस केस में पार्टिकुलरली मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ क्योंकि बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स किसी मीडियम के अंदर ट्रैवल करते हैं, और जब किसी हेवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में जब ये पास होते हैं, जब वो न्यूक्लियस जो है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से उसमें ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जब उस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में बीटा पार्टिकल्स जो है पास होते हैं तो उनकी वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उनको ब्रेक सा लग जाता है, ये स्लो डाउन हो जाते हैं, ये रेडिएशंस इमिट करते हैं बिकॉज ऑफ दैट ब्रेकिंग। सो वी कॉल दोज रेडिएशंस एज ब्रेकिंग रेडिएशंस और ब्रेमस्ट्रालिंग। ब्रेमस्ट्रालिंग वो रेडिएशंस हैं, और ये एक्स रेज होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था। दीज आर एक्स रेज दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल अंडरगो अ रैपिड चेंज इन वेलोसिटी। जो कोई हाई एनर्जी जो है चार्ज पार्टिकल हो, इसकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, उसको अचानक से रोका जाए, स्लो डाउन किया जाए, तो उसकी एनर्जी जो है एक्स रेज के फॉर्म में इमिट होती है। उन एक्स रेज को हम ब्रेमस्ट्रालिंग या ब्रेकिंग रेडिएशंस कहते हैं। अब ब्रेकिंग रेडिएशंस की जो एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होता है, और उसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ। एक तो ये ग्राफ है, ये बीटा पार्टिकल्स जब किसी बीटा के सोर्स से इमिट होते हैं तो वहाँ पर हमें जो यानी बीटा पार्टिकल्स मिलते हैं, उनकी एनर्जी एक तरह से नहीं होती, उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है। तो ये एक स्पेक्ट्रम मैंने बनाया है, जिसमें नीचे मैंने एनर्जीज लिखी हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और ऊपर रिलेटिव नंबर ऑफ यानी बीटा पार्टिकल्स का एक रिलेटिव नंबर है कि कितने पार्टिकल्स जो है किस पर्टिकुलर एनर्जी में होते हैं। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो आपको पता चल सकता है कि वी हैव बीटा पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। इट्स अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इट इज़ नॉट लीनियर स्पेक्ट्रम। अच्छा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि बीटा पार्टिकल्स
जब इमिट होते हैं वो अकेले इमिट नहीं होते। तो एक क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है कि वाई द स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज़ कॉन्टीन्यूस। वजह ये है कि जब किसी एटम से किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से, अनस्टेबल मटेरियल से जब बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो असल में उस मीडियम के किसी न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता होता है। असल में ये हो रहा होता है कि वहाँ पर मौजूद कोई न्यूट्रॉन, ये कोई न्यूक्लाइड है। लेट सपोज मैं फास्फोरस की मिसाल दूँ। फास्फोरस जो है यहाँ पर मैंने ग्राफ यूज़ का बनाया, प्योर बीटा पार्टिकल है, वो बीटा के अलावा कोई और चीज़ इमिट नहीं करता। इस तरह स्ट्रांशियम है, कार्बन 14 है, इस तरह कई और भी बीटा पार्टिकल्स के सोर्सेज हो सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने फास्फोरस का चूँकि ग्राफ लिखा है, फास्फोरस 32 इसका मास नंबर है। तो उसका कोई न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में डिके होता है, न्यूट्रॉन से क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है। सो ये प्रोटॉन है 1H1 और इनिशियली ये न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन का चार्ज नंबर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है। अब यहाँ पर चार्ज नंबर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो इस प्रोटॉन के साथ जो है एक बीटा पार्टिकल रिलीज़ होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसका चार्ज नंबर -1 होता है और मास नंबर 0 होता है, बिकॉज मास नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये बीटा पार्टिकल इमिट हुआ जब न्यूट्रॉन डिके हुआ प्रोटॉन में। और साथ में इसके एक और पार्टिकल इमिट होगा, एंटी पार्टिकल निकलेगा, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। और अगर आप इस प्रोसेस को फर्दर अंदर से देखना चाहते हैं तो पार्टिकल फिजिक्स स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक हम इसको यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी इनिशियली ये एक न्यूट्रॉन था जिसमें अप क्वार्क था, जिसमें 2 डाउन क्वार्क थे। ठीक है, 2 डाउन क्वार्क, एक अप क्वार्क, इसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। और डाउन क्वार्क जब किसी न्यूट्रॉन का कोई डाउन क्वार्क डिके होता है यानी उससे अप क्वार्क बनता है। इस तरह मैं यहाँ पर प्रोटॉन बना लेता हूँ। प्रोटॉन के अंदर जो है 2 अप होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। ये आप लोगों ने पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो ये आप स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स ज़रा रिविजिट कर लें। जब डाउन क्वार्क से अप क्वार्क बनता है यानी ये प्रोसेस होता है, तो इस दौरान डाउन क्वार्क से क्या होता है, एक बोजान रिलीज़ हो जाता है, W- बोजान। और वो बोजान जब डिके होता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल बनता है और एक वो एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बनाता है। तो इस सूरत में यहाँ से यानी न्यूट्रॉन डिके हुआ, ये न्यूट्रॉन है, और इससे प्रोटॉन बना, प्रोटॉन। और प्रोटॉन को 1H1 हम लिखते हैं, प्रोटियम, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना, इस दौरान इसका डाउन क्वार्क डिके हुआ W- बोजान में, और वो बोजान जो है 2 चीज़ों में स्प्लिट हो जाता है, एक बीटा पार्टिकल और एक एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। अब चूंकि ये 2 पार्टिकल्स बनते हैं इसलिए ये डिसाइडेड नहीं होता कि कौन सा ज़्यादा एनर्जी लेके जाएगा। तो कभी बीटा पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी लेके जाता है, कभी कम एनर्जी लेके जाता है। इस वजह से इसका स्पेक्ट्रम जो है कंटिन्यूस होता है, इसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। और वही स्पेक्ट्रम मैंने इन केस ऑफ फास्फोरस यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे यानी ज़्यादा पार्टिकल्स जो है इस एनर्जी के, अब ये एनर्जी का रिस्पॉन्ड करती है 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी ज़्यादातर जो फास्फोरस के बीटा पार्टिकल जो इमिट हो रहे हैं उसमें हर एनर्जी के हैं, आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक स्प्रेड है इसमें। और उसमें ज़्यादातर जो है 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं। और आप देख सकते हैं कि अक्सर बीटा पार्टिकल कम एनर्जी के हैं, ठीक है। और ज़्यादा एनर्जी का सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम एनर्जी जो है दैट इज़ 1.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बहुत कम इंटेंसिटी यानी उसके बहुत कम तादाद है।
तो ये स्पेक्ट्रम इसलिए कंटिन्यूस है कि ये अकेला नहीं निकलता, इसके साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी होता है। वेल इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जिसके नतीजे में बीटा पॉजिटिव निकलता है, वहाँ पर W प्लस बोजान रिलीज़ होता है। बीटा पार्टिकल के साथ फिर इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो निकलता है, लेकिन उसके बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत रेयर है। आमतौर पे बीटा पार्टिकल जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो बात हुई बीटा पार्टिकल के स्पेक्ट्रम की। अब उन बीटा पार्टिकल से कि जब वो किसी मीडियम के अंदर इंटर होते हैं तो वहाँ पर मैंने कहा कि उन्हें जब किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से वो पास होते हैं तो उन्हें ब्रेक लगती है, और उनके ब्रेक लगने से उसमें उनकी ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो रिलीज़ हो जाता है एक्स रेज की फॉर्म में। उन एक्सरेज को ब्रेकिंग रेडिएशन या ब्रह्मस्ट्रालन कहा जाता है। अब अगर हम एक्सरेज का स्पेक्ट्रम देखें, जो एक्सरेज वहाँ से निकलते हैं तो उनका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होता है। उसमें आप देखें एक्सरे एनर्जी इंटरवल इन फ्रैक्शन ऑफ ई मैक्सिमम और परसेंटेज ऑफ टोटल फोटॉन इंटेंसिटी इन एनर्जी इंटरवल। देखें 43.5% जो फोटान है जो ब्रह्मस्ट्रालिंग के नतीजे में हमें मिल रहे हैं, उनकी एनर्जी 0 से 10% ऑफ ई मैक्सिमम है। यानी जो मैक्सिमम एनर्जी है बीटा पार्टिकल्स की, अब हमने तो बीटा पार्टिकल्स की स्ट्रीम कंटिन्यूस एक स्प्रे है बीटा पार्टिकल्स के, इसमें हर तरह की एनर्जी के हैं। उसमें सबसे मैक्सिमम एनर्जी जो है हमारे पास उस सोर्स को देखते हुए 1.71 मेगा इलेक्ट्रॉन, और लेट्स सपोज अगर ये वाला सोर्स हो किसी और सोर्स के केस में वो डिफरेंट भी हो सकती है। अब उस मैक्सिमम एनर्जी का 0 से 10% यानी 0.0 से 0.1, ये तो फ्रैक्शन में है, अगर परसेंटेज में लिया जाए तो 0 से 10%, तो 0 से 10% ऑफ दैट मैक्सिमम एनर्जी उस एनर्जी के 43.5% फोटान्स है। तो जितने फोटान हमें मिल रहे हैं एक्सरेज फोटान, उसमें से 43.5% फोटान वो हैं कि जिनकी एनर्जी 0 से 10% ऑफ एनर्जी मैक्सिमम के हैं, यानी बहुत कम एनर्जी के बहुत ज़्यादा फोटान मिल रहे हैं। फिर 10 से 20% ऑफ मैक्सिमम एनर्जी जिनकी है, यानी वो फोटान की जिनकी एनर्जी मैक्सिमम बीटा एनर्जी के 10 से 20% के दरमियान हो, ऐसे फोटान हमारे पास 25.8% है। तो जो टोटल फोटान टोटल ब्रह्मस्ट्रालिंग के एक्सरेज हमें मिल रहे हैं उसमें 43% और फिर 25% फिर 15% इसमें है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम एनर्जी के सबसे ज़्यादा फोटान हमें मिल रहे हैं, और ये एनर्जी कम इन अ सेंस कि इनमें से कम एनर्जी असल में ये एनर्जी उस 1.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 0 से 10% तक का होगा। तो इस हिसाब से ज़्यादा फोटान जो है वो कम एनर्जी की रेंज में आते हैं। अब इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं, मेन रीज़न्स क्यों ज़्यादातर फोटान जो है कम एनर्जी के हैं। तो इसके दो मेन, एक रीज़न तो ये है कि हमारे पास एक्चुअली जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर कम एनर्जी के हैं। अब देखें ना, वो 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनकी एवरेज एनर्जी है। अगर उनकी एनर्जीज को देखा जाए तो एवरेज उनका 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। तो ज़्यादातर जो है जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कम है, बहुत कम बीटा पार्टिकल्स इस हाई एनर्जी के हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जब बीटा पार्टिकल्स किसी मीडियम में जाता है ना, तो बीटा पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होता है, और उसके स्मॉल होने की वजह से ये एक ही इंटरेक्शन नहीं करता। तो जब ये मीडियम के अंदर जाता है तो ये उस मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज़ाहिर है इंटरेक्ट करेगा। उस इंटरेक्शन के नतीजे में हर दफ़ा इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी, और उसकी वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से ये रेडिएशन इमिट करेगा। मैक्सवेल इक्वेशन के मुताबिक, मैक्सवेल लॉ के मुताबिक, उसने कहा था मैक्सवेल थ्योरी में
कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। तो वो चूँकि इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल स्मॉल होने की वजह से रास्ते में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस करता है, यकमुश्त उसकी सारी एनर्जी यूज़ नहीं होती बल्कि बहुत सारे इंटरेक्शंस के बाद उसकी टोटल एनर्जी जो है इस्तेमाल हो जाती है। तो उसकी ये एनर्जी बहुत कोलिजन्स के बाद चूँकि ख़त्म हो जाती है या कम से कम हो जाती है, इस वजह से वो इकट्ठे वो सारी रेडिएशंस हमें नहीं देता ज़्यादा एनर्जी के, तो इसलिए ज़्यादा फोटान जो है कम एनर्जी के होते हैं। तो ये दो मेन रीजंस हैं। तो अगर हमें ये मालूम है कि बीटा पार्टिकल्स किस सोर्स से मिल रहा है तो अकॉर्डिंगली हमें ये पता चल सकता है कि जो उस इंसिडेंट रेडिएशंस है उनकी एनर्जी का कितना फ्रैक्शन जो है वो एक्सरे में कन्वर्ट होगा। ये एम्पेरिकल एक फार्मूला है और उसमें आप देख सकते हैं कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो मीडियम की एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है और दूसरा जो बीटा पार्टिकल्स हमने थ्रो किए हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर मैंने लिखा है, अगर आप नोटिस करें और ऐसे प्रैक्टिकली जितने भी हम यूज़ करते हैं शील्डिंग के लिए, ये जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में या कहीं पर हमें रेडिएशंस के साथ काम होता है या सोर्सेज को रखते हैं, तो वहाँ पे शील्डिंग के लिए हम लो एटॉमिक एनर्जी लो एटॉमिक नंबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। 13 से कम एटॉमिक नंबर वाले, कम से कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एल्यूमिनियम के हम वो शील्डिंग करते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि ब्रेमस्टालिन के लिए एटॉमिक नंबर जो है वो मैटर करता है। अगर आप एटॉमिक नंबर ज़्यादा कर लेते हैं तो जो आपने बीटा पार्टिकल्स थ्रो किए हैं किसी मीडियम में, उनका ज़्यादा फ्रैक्शन जो है फोटान में कन्वर्ट होगा। तो बीटा पार्टिकल्स का कितना फ्रैक्शन जो है फोटान में कन्वर्ट होगा, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द मीडियम। सो अगर मीडियम का एटॉमिक नंबर कम होगा, अगर हम इसको शील्डिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हम नहीं चाहते कि ब्रेमस्टालिन हो हमारे पास, वहाँ पर एक्स रेज इमिट हो, फिर हम कोशिश करते हैं कि कम से कम उसकी एनर्जी जो है वो ब्रेमस्टालिन में यूज़ हो, इसलिए वो कम एटॉमिक नंबर वाले जो है मटेरियल यूज़ किए जाते हैं शील्डिंग के लिए। और दूसरा, अगर वो किसी ऐसे सोर्स के बीटा पार्टिकल्स हैं कि जिनकी मैक्सिमम एनर्जी ज़्यादा है, तब भी उसका ज़्यादा फ्रैक्शन जो है वो बीटा एनर्जी में उसमें कन्वर्ट हो जाता है फोटॉन्स में। तो ये बात आपको याद हो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्स-रे प्रोडक्शन की पूरी डिटेल पे बात करेंगे। यहाँ पर तो ये चूँकि बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी लॉस मैकेनिज़्म हम डिस्कस कर रहे थे, तो इनमें से एक मैकेनिज़्म है ब्रेमस्टालिन कि जिसके अंदर वो एक्स-रेज प्रोड्यूस करता है। इन्हीं को हम मेडिकल एक्स-रेज कहते हैं। ब्रेमस्टालिन के अलावा भी एक्स-रेज होते हैं। अगर ये ग्राफ तो बीटा पार्टिकल्स का है, उनकी एनर्जी का है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्स-रेज का ग्राफ बनाएंगे, वो भी कंटिन्यूस होता है लेकिन दो तरह से होता है। ब्रेमस्टालिन का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूस होता है, और रीज़न बता दिया है कि जी उसका सोर्स जो है वो कंटिन्यूस होता है। और ये जब ब्रेक लगती है फोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में, तो वो डिसाइडेड नहीं होता कि कितनी एनर्जी ये एक्स-रेज में कन्वर्ट करेगा और कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी। तो इस वजह से जो एक्स-रेज हमें मिलते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। जबकि यही बीटा पार्टिकल्स जब किसी हैवी मेटल के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मोलिब्डेनियम है तो या टंगस्टन वगैरह में, तो वहाँ पर ये होता है कि हैवी मेटल्स के एनर्जी लेवल्स जो है
एटॉमिक एनर्जी लेवल्स वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के होते हैं, तो वहाँ पर ये ऐसा भी कर सकते हैं बीटा पार्टिकल्स किसी लोअर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन नॉक किया, जिसकी वजह से हायर एनर्जी लेवल से लोअर में ट्रांजिशन होती है और उसके नतीजे में हमें जो है लीनियर एक्सरेज भी मिल सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें हम ये भी देखेंगे कि ब्रह्मस्ट्रैंगलिंग के अलावा जो एक्सरेज पैदा होते हैं यानी लीनियर या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज वो कैसे होती हैं। तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। द अल्लाह पामा।